Welcome students in AppSex online support program. We are going to start derivation of energy, frequency and wave number today. So Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Derivation of energy of an orbit we are going to start today, and before starting this I am sure you have made practice of the previous derivation, which was about radius of an hydrogen atom. Now today we are going to start with the energy of the electron. Before starting it, let me have a recall of few of the definitions about kinetic energy and potential energy. We know very well that kinetic energy is equals to half mv square, and this is a fixed value. Fine. And when it comes to potential energy, so potential energy in physics term we have mgh, but in chemistry term we are going to relate it with the electrostatic force of attraction, and it would be equal to the minus ze square upon 4 pi epsilon naught r. If you can't see it, so I will write the values here. It is minus z square upon 4 pi epsilon naught r. अच्छा, ये वैल्यू आई कैसे है? देयर इज़ अ प्रॉपर डेरिवेशन फॉर दैट वैल्यू विच इज़ in which we prove potential energy is equals to this value. So it is not given in your book, so that's why I am not going to drive this derivation. Potential energy is equals to this. Here I am direct using this value. Fine. Okay, now let's we start with the energy derivation. So energy derivation की बात करेंगे. So first of all we must have to understand that what energy is. Energy, here we are going to calculate the energy, and energy total calculate करना है हमने, which would be equal to kinetic energy and potential energy, और उनकी values आपके पास ये हैं. ठीक है. This potential energy is represented with the negative sign, and this negative sign is showing कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है, अगर आप लोगों को याद हो कि कल मैंने बताया था कि स्ट्रिंग में अगर हम पत्थर को डालते हैं, किसी रस्सी के साथ बांधते हैं और उसको घुमाते हैं, तो दो फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं. एक जो उसको सेंटर के करीब खींच रही होती है, और दूसरी जो उसको अवे कर रही होती है, जिसकी वजह से वो बैलेंस रह रहा होता है. सिमिलरली ये आप लोगों ने बहुत सारी डिफरेंट सर्कुलर पाथ में अगर कोई चीज़ मूव कर रही है और वो किस तरह से मूव कर रही है, वो एनर्जी दो अट्रैक्शन फोर्सेस होती हैं जिनको बैलेंस करना होता है. ठीक है. सो ये दोनों फोर्सेस एक इसमें हम नेगेटिव साइन से इसलिए शो कर रहे हैं कि वो उसको अवे लेके जा रही है सेंटर से. नेगेटिव साइन इस चीज़ को शो कर रहा है. ठीक है. अब क्या है, हम लोगों ने इसको यहाँ आपके पास हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल ये हो गया. अब हम लोग आगे क्या करेंगे कि हम लोगों ने इसको प्लस माइनस, ये हो जाएगा आपके पास क्या चीज़, प्लस माइनस आपके पास आ जाएगा माइनस, और यहाँ हम लोग इसको इसी तरह से लिख लेंगे हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. अगर आप लोगों को याद हो, कल हमने जो डेरिवेशन ऑफ रेडियस स्टार्ट की थी उसके अंदर हम लोगों ने बात की थी कि हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो इक्वल होती है एम वी स्क्वायर अपॉन, मतलब हमने उसको भी प्रूव करके देखा था कि वो आपके पास इक्वल होती है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और उसको हम लोग इक्वल लेके गए थे जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर के, और फिर हमने आर से आर को कैंसिल किया था. ठीक है. सो आपके पास एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आया था. ये कल की डेरिवेशन में सबसे स्टार्ट में ये चीज़ गिवन थी, ये वाली. ठीक है. तो अगेन वी आर गोइंग टू पुट दिस वैल्यू एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हेयर. ठीक है. अब हम यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर इन्होंने दोबारा लिखा हुआ है यही वैल्यू जो मैंने अभी आपको बताई है, कल हमने की थी. ये वाली वैल्यू हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर पुट कर देनी है, जो कि आपके पास कल इक्वल थी एम वी स्क्वायर अपॉन आर. एम वी स्क्वायर अपॉन आर कल वाली वैल्यू में हम लोगों ने इक्वल किया था जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर के. सो यहाँ हमने वो वाली वैल्यू पुट की. जब हमने वो वाली वैल्यू पुट की है यहाँ पर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास एक मिनट, आपके पास क्या हुआ, आपके पास ये वैल्यू इस तरह से आ जाएगी. ठीक है. ये देखिए जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. अब क्या है, आपने ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी एज इट इज़, और ये वाली वैल्यू आपके पास माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर यहाँ आ गई. अब क्या हुआ, आपने करना क्या है, ये आपके पास सामने बिल्कुल इसी तरह से लिखा हुआ है. आपने यहाँ पर कॉमन ले लेना है. कॉमन लेने के लिए क्या है कि आपके पास जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमें नज़र आ रहा है कि ये कॉमन है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे. और पीछे हमारे पास जो बचेगा, पीछे आपके पास क्या बच रहा है, पीछे आपके पास बचेगा यहाँ का हाफ, ये चीज़ बच रही है, और यहाँ कुछ भी नहीं बच रहा, क्योंकि आपका ये पूरा का पूरा जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बाहर निकल रहा है. तो यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो हम क्या कंसीडर, हम खुद मानेंगे कि यहाँ पर क्या है, 1 है. तो यहाँ हम लिखेंगे हाफ माइनस 1.
ठीक है। अब जब हमने यहाँ पर हाफ माइनस वन लिखा तो यहाँ तक वैल्यू ये आ जाएगी। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ स्टार्ट से। वी हैव अ एनर्जी, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द टोटल एनर्जी फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड इट इज़ इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. Kinetic energy is equals to this, potential energy is equals to this. We are representing it with negative sign. Then we have half, and then we just calculated it like this, and we said ke yesterday we have proven ke mv square is equals to z square upon 4 pi epsilon naught r होता है. तो we will just put the value here, और ये वाली वैल्यू हमारे पास एज इट इज़ यहाँ आएगी. वी विल जस्ट कैलकुलेट इट. हाफ आपके पास, और फिर हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पर. ये कॉमन लेके आपने इसको बाहर निकाल दिया, और यहाँ पर हाफ ये वाला बच गया, माइनस साइन ये वाला जो माइनस साइन है, और यहाँ पर कुछ नहीं बच रहा तो 1 है, वो हमने लिख दिया. ठीक है. इसके बाद क्या है आगे, अगर हम देखते हैं तो आगे हमारे पास क्या आ रहा है. एक मिनट में इन चीज़ों को हटा लेती हूँ ताकि आप लोगों को वही वैल्यू जो है, आपने सिंपल क्या करना है, अब इस 4 से इस वैल्यू को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है उसको मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा. तो आपने ये देखिए यहाँ पर, तो और यहाँ आपने -1 हाफ में से -1. अच्छा, यहाँ एक और स्टेप मैं पीछे आपको समझा देती हूँ. इस तरह आपको यहाँ पर नहीं समझ में आएगा. यहाँ पर देखिए यहाँ 2 चीज़ें हो रही हैं. 2 चीज़ें कौन सी हो रही हैं. सबसे पहले तो आप इस चीज़ को देखें, इधर हाफ है, इधर -1 है. वी हैव अ हाफ वैल्यू, वी हैव अ -1 वैल्यू. इफ़ आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम -1, सो व्हाट विल आई गेट, हाफ. ऑब्वियसली सही है. सो यहाँ एक स्टेप नहीं लिखा हुआ. एक स्टेप कौन सा नहीं लिखा हुआ, जिसमें ये माइनस करके दिखाया गया है हाफ में से -1 को. तो ये आपके पास बचेगा क्या, -हाफ. वाई वी आर राइटिंग हेयर -हाफ, हाफ में से -1 को, क्योंकि 1 के साथ जो बड़ी वाली वैल्यू है उसके साथ माइनस साइन है. दैट्स वाई हाफ जो बचेगा उसके साथ आपने माइनस साइन लगाना है. और फिर आपके पास ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r बचेगा. ठीक है. ये अपनी बुक पे आप लोग देखिएगा, आपकी बुक पे शायद ये इसी तरह से स्टेप हो, नहीं होगा तो आप इसको लिख लीजिएगा. उसके बाद क्या है कि नाउ यू जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई दिस इट विद दिस वैल्यू, और माइनस साइन वैसे का वैसे ही आएगा. जब आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आपके पास वैल्यू बनेगी क्या, मैं ऊपर लिख रही हूँ, यहाँ पर वैल्यू बचेगी -ZE² अपॉन, ये मल्टीप्लाई होगा 4 2 ज़ा 8, और बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा, 8 एप्सिलॉन नॉट r. फाइन. तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी -ZE² अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट r. तो ये आपके पास यहाँ देखिए -ZE² अपॉन -ZE² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r. अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है. अब आपने क्या करना है, नाउ पुटिंग द वैल्यू. कल हम लोगों ने रेडियस की वैल्यू एक कैलकुलेट की थी. रेडियस की वैल्यू हमारे पास क्या थी, r इज इक्वल टू, जहाँ हम लोगों ने r की वैल्यू ड्राइव की थी वो इसके बराबर होती है. तो अब हम क्या करेंगे, इस r की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे इस जगह पर. जब यहाँ पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यू आपकी, अगेन वही वाला प्रोसीजर रिपीट होगा. आपने r की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, उलट के चीज़ मल्टीप्लाई होगी. मैं यहाँ पे स्टेप आपको करके दिखा देती हूँ किस तरह से होगा. देखिए आपके पास एक्चुअली वैल्यू क्या है, -ZE² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट और r. ठीक है. और r की जगह हम लोग क्या कर रहे हैं, r की जगह हम लोग ये वाली वैल्यू पुट करने जा रहे हैं. ये देखें, r की जगह ये वाली वैल्यू पुट होगी. जब ये वाली वैल्यू पुट होगी तो सिंपल आपने क्या करना है, आपने इसको इसी तरह से डिवाइड के साथ लिखना है, एप्सिलॉन नॉट n² h² अपॉन ZE² पाई और m. और जब आप इस डिवाइड के साइन को चेंज करेंगे, ज़ाहिर है डिवीज़न का साइन है, उलट के जब इसको चेंज करोगे तो ये क्या होगा, ये नीचे वाली चीज़ ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली चीज़ नीचे आ जाएगी. तो यही यहाँ पर हो रहा है. -ZE के साथ ये आप सारा ये वाली चीज़ लिख देंगे, ZE² अपॉन पाई m, और नीचे आपके पास जो है ये वाली वैल्यू आपके पास यहाँ आ रही है 8 एप्सिलॉन नॉट इंटू ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी. ठीक है. E एप्सिलॉन नॉट n² h². अब क्या होगा, सिंपल मल्टीप्लाई करके आपने जो जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए आपके पास कौन कौन सी चीज़ें मैक्सिमम क्वांटिटी में, z कितने हो गए, वी हैव 2z, दैट्स वाई वी आर राइटिंग Z². हाउ मैनी E वी हैव, इलेक्ट्रॉन के चार्जेस, वी हैव 4, दैट्स वाई वी आर राइटिंग 4. m आपके पास पहले आ जाएगा. अच्छा,
जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो आपके पास पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, दैट्स वाई इट इज़ मिसिंग फ्रॉम हेयर। 8 आपके पास फार्मूला का कुछ भी नहीं हो रहा, वो वैसे का वैसे आएगा। एप्सिलॉन नॉट 2 है, दैट्स वाई एक ये है एक ये है, तो ये एप्सिलॉन नॉट आपके पास क्या है 2 स्क्वायर है, फिर आपके पास n स्क्वायर s स्क्वायर है। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई ई एन की, या ई टोटल भी लिख सकते हैं, ई एन भी लिख सकते हैं। तो ई टोटल की वैल्यू आपके पास आ रही है ये वाली, ठीक है, ई एन ये आ गई। अब हमने क्या करना है, हम लोगों ने इसको आगे फर्दर ऑन कहना है फॉर हाइड्रोजन एटम। इफ़ यू रिमेंबर आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन एंड अगेन दैट बोहर एटॉमिक रेडियस इज जस्ट रिस्ट्रिक्टेड विद द 1 इलेक्ट्रॉन। सो हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 1 इलेक्ट्रॉन। सो ऑटोमेटिकली दिस z स्क्वायर विल बी इक्वल टू, अगर हम 1 का स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली कुछ भी नहीं होगा। तो इधर यहाँ पर यही हुआ है me4/8 एप्सिलॉन स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, और फार्मूला का आपके पास वही वैल्यू जो है वो मौजूद है जो आपके पास है। यहाँ तक ये मैं स्टेप समझा रही हूँ। अब आ जाइए, अगर हमें कांस्टेंट्स निकालने हैं यहाँ से। कांस्टेंट कौन कौन सी चीज़ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, 8 इज़ कांस्टेंट, परमिटिविटी कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये सारी वैल्यूज़ कांस्टेंट है एक्सेप्ट दिस n स्क्वायर इज़ नॉट कांस्टेंट। ठीक है, तो n स्क्वायर इज़ नॉट कांस्टेंट, सो वी आर गोइंग टू, इसको आप बाहर लेके आएंगे ऑब्वियसली। बाकी सारी चीज़ों को एक साथ लिख लें, ये आपके पास आ जाएगा -me4 अपॉन -me4 एक मिनट, -me4 अपॉन 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर, और n हमें पता है वो 1 के इक्वल हो रहा है। अच्छा, और ये इसको आप वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास बराबर आएगी 2.1। अच्छा, इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, मास की वैल्यू रखो, E4 की वैल्यू रखो, सब वैल्यूज़ रखो, गिवन है ये आपकी बुक में। कल मैंने पिक्चर भी शेयर की थी, कल वाली वैल्यू भी देखोगे, वहाँ पर सारी वैल्यूज़ गिवन है। तो कैलकुलेट करोगे तो ये वाली वैल्यू आपके पास 2.178 के बराबर आएगी। ठीक है, जब ये वाली वैल्यू 2.178 के बराबर आएगी तो ये, अच्छा, और उसके बाद ई एन की वैल्यू आप ज़ाहिर है माइनस साइन के साथ यहाँ इसके बराबर लिखोगे। कौन सी चीज़ कांस्टेंट नहीं है, इट इज़ 1/n स्क्वायर, एंड n स्क्वायर क्या है, इट इज़ अ नंबर ऑफ ऑर्बिट वेयर आर इलेक्ट्रॉन इज़ प्रेजेंट। ठीक है, आर इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन एटम तो इट इज़ प्रेजेंट इन द फर्स्ट ऑर्बिट। तो ये 1 ही है, अगर 1 ही है तो ठीक है, नहीं है तो फिर हम कुछ और लिखते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड व्हाट डज़ इट मीन, इट मीन्स के आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लेवल में है या 2 लेवल में है या 3rd लेवल में है, तो उसके ऊपर क्या कहते हैं कि आपके पास एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कम होती जाएगी। कैसे कम होती जाएगी कि जैसे जैसे आपने यहाँ पर देखिए इनका आपस में क्या है लिंक, रिवर्स रिलेशनशिप है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट ज़ाहिर है नीचे आप वैल्यू बड़ी डालोगे तो एनर्जी ऑटोमेटिकली क्या होगी, इधर 1 है तो वैल्यू यही रहेगी, इधर 2 करोगे तो वैल्यू क्या है कम होती जाएगी। ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ। तो ये नेगेटिव साइन जैसे इस चीज़ को शो कर रहा है। एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट क्या होती है ये मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो ये सुन लें कि ग्राउंड स्टेट क्या है। ग्राउंड स्टेट वो है कि आपका इलेक्ट्रॉन, सपोज करें ये आपके पास ऑर्बिट है, आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये इसकी अपनी ओरिजिनल पोजीशन है। इसको बाहर से कहीं से सपोज करो एनर्जी मिली, कोई सनलाइट है, कोई भी चीज़ है, वो इसको एनर्जी दे रही है। ठीक है, इसने एनर्जी यहाँ से एब्जॉर्ब करनी है। एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये क्या करेगा, जंप करके हाई ऑर्बिटल में चला जाएगा। जिस स्टेट में ये ओरिजिनली मौजूद था वो स्टेट कहलाती है ग्राउंड स्टेट, और यहाँ ये जंप करके ही ऊपर चला गया है, ये स्टेट कहलाती है एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ ये एक्साइटेड एंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी की बात करें, द वैल्यू ऑफ एनर्जी। अच्छा, यूनिट्स याद रखिएगा कि जो यूनिट आपने एनर्जी के लिखने हैं यहाँ पर वो क्या है, जूल्स है, जूल्स पर एटम है। इट इज़ द क्वांटिटी, द वैल्यू, इट इज़ द क्वांटिटी, एक मिनट, इफ़ दिस क्वांटिटी इज़ मल्टीप्लाइड विद द एवोगाड्रोस नंबर एंड डिवाइडेड बाय 1000 द वैल्यू ऑफ एन बिकम्स दिस। उन्होंने एक फार्मूला लगा के यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके बताया है कि अगर आप एवोगैड्रो नंबर्स के उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाली वैल्यू आपके पास आती है, इसके बराबर हो जाती है। ठीक है, यू डोंट नीड टू कैलकुलेट इट, बस सिंपल ये वैल्यू अगर आप याद कर लेते हैं तो काफ़ी है, क्योंकि इतनी वैल्यूज़ आपको सारी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू याद रह नहीं सकती, बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं। तो सिंपल ये इस वैल्यू ये इसके बराबर होती है 1313.315 किलो जूल पर मोल। 1 मोल के लिए हमने इस वैल्यू को कैलकुलेट किया है। अब वो कह रहे हैं कि द एनर्जी इज़
associated with 1 grams of hydrogen atom. For example, your electron, your hydrogen is present in 1 orbit. तो आप क्या करोगे यहाँ पर n स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर लिखोगे. इफ़ योर इलेक्ट्रॉन इज जम्प्ड, एज आई सेड कि हमने पहले बात की थी कि इलेक्ट्रॉन जंप करके एक्साइटेड स्टेट में, वो किसी भी स्टेट में जा सकता है, डिपेंड करता है वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है. तो वो 1 में जा रहा है या वो 2 में जा रहा है या वो 3 में जा रहा है, जिस भी उस स्टेट में जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम उस जगह उस वैल्यू को पुट करेंगे और सिंपल हम उसको कैलकुलेट करते रहेंगे. ठीक है, तो ये वैल्यूज़ इसके बराबर आती हैं. एंड सॉरी, इसके अंदर ये चीज़ नोट कीजिए कि एज द इलेक्ट्रॉन इज़ गेटिंग इनटू हायर लेवल द वैल्यू सी दीज वैल्यूज़ आर गेटिंग डिक्रीज. अच्छा, ये वैल्यू आपके पास कम हो तो रही है, लेकिन ये याद रखिएगा इन एक्चुअली ये नेगेटिव साइन के साथ कम हो रही हैं, ये पॉजिटिव साइन के साथ कम नहीं हो रही. तो वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है एनर्जी की, तो इसका मतलब है एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जब हायर स्टेट में जाएगा तो उसकी एनर्जी बढ़ रही है. लिखने में माइनस साइन के साथ ये याद रखिएगा कि जब हम माइनस साइन के साथ किसी चीज़ को लिखते हैं ना, तो जितनी वैल्यू बड़ी होती जाती है उसका मतलब है उतना ही वो चीज़ डिक्रीज़ हो रही है, और जितनी वैल्यू कम होती जाती है उतना ही उसका मतलब है कि वो वैल्यू बढ़ रही है. ये वही वाली बात है कि अगर मैं सपोज़ करो मैं -1 0 +1 की बात करूँ तो -1 का मतलब कमी है, और ज़ीरो की तरफ अगर मैं आती हूँ, -1 से 0 की तरफ आती हूँ, मतलब मेरे पास 1 रुपये की कमी थी और अब उसके बाद मैं कहूँ कि मुझे अब मेरे पास ज़ीरो की कमी रह गई है, तो इसका मतलब क्या है, मुझे मिला है या मेरे से गया है. इसका मतलब है मुझे कुछ मिला है और आई एम मूविंग टुवर्ड पॉजिटिव, मतलब मैं पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हूँ. सिमिलरली यहाँ पर भी यही वाला स्टेप हो रहा है, तो ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, इस चीज़ पर कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा. इसके बाद आ रहा है डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल फर्स्ट एंड सेकंड. इसका मतलब क्या है, अगेन इफ़ यू रिमेंबर हम लोगों ने ये वैल्यू कैलकुलेट की है. एनर्जी आपके पास बराबर होती है यहाँ एनर्जी आपके पास बराबर है इस चीज़ के. ठीक है, ये हमने कैलकुलेट किया है. और ये किस लेवल के लिए था, n यहाँ पर क्या है, n हम लोग सपोज़ करो हम हाइड्रोजन की बात करें कि हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन इज़ 1 है. लेकिन ज़रूरी तो नहीं है हाइड्रोजन हमेशा 1 ही रहे, डिपेंड करता है, हाइड्रोजन आपका सेकंड लेवल में भी जा सकता है. तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर दो वाली वैल्यूज़ के दरमियान डिफरेंस निकाल सकते हैं, डेल्टा ई निकाल सकते हैं. कैसे कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन पहले एक शेल में और उसके बाद जंप करके दूसरे शेल में चला गया है, फ़र्क कहाँ आएगा, चेंज कहाँ आएगा, जस्ट इस n के अंदर चेंज आएगा. ठीक है, n आपका एक जगह अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो n की जगह 1 स्क्वायर लिख दोगे, और अगर सेकंड ऑर्बिट की बात करोगे तो n की जगह क्या लिख दोगे, 2 लिख दोगे. ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हम लोगों ने करनी है, कैलकुलेशन है. इधर अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास En जो है, En आपका बराबर है -mz² E4. ये वाली वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ En है. ठीक है, अगर अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि लेट E बी द एनर्जी ऑफ ऑर्बिट n एंड E2 दैट ऑफ N2. मीन्स सपोज कीजिए कि योर इलेक्ट्रॉन इज़ जंपिंग फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल. आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद था एंड इट इज़ कमिंग बैक फ्रॉम दिस टू दिस. ठीक है, या ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता. वी आर जस्ट गोइंग टू कैलकुलेट द डेल्टा ई, एंड डेल्टा ई का मतलब यह है कि वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एनर्जी डिफरेंसेस फ्रॉम E2 टू -E1. डेल्टा डिफरेंस तो इसी तरह से निकाला जाता है, हायर माइनस लोअर. तो हम लोगों के पास हमने करना क्या है, हम लोग लिखेंगे कैसे, हम लोग लिखेंगे डेल्टा ई, जो आपके पास वैल्यू थी आपने उसको इसी तरह से लिख देना है. क्या है आपके पास, ये वाली वैल्यू थी. ठीक है, तो आपने यहाँ पर mz² E4/8ε² लिखा, और साथ में आपके पास अगर आप लोग यहाँ पर अगर अपनी बुक देखते हैं तो आपकी बुक में प्रॉपर स्टेप के साथ वो काम किया गया है. तो मैं आपको वही पहले दिखा देती हूँ कि किस तरह से हुआ है. आप लोग इसको लिखेंगे, मैं यहाँ पर लिख के दिखाती हूँ आपको. इस जगह मैं लिख रही हूँ, वो स्टेप्स आपकी बुक यहाँ पर डायरेक्ट लिखे हुए हैं, तो मैं आपके सामने स्टेप बाय स्टेप लिख रही हूँ. डेल्टा E इज़ इक्वल्स टू E2 -E1. दिस इज़ द स्टेप. उसके बाद क्या है कि E2 की जगह आपने क्या करना है, आपके पास बाकी सारी वैल्यू वही रहेगी, बस n की जो वैल्यू है आपने n की जगह 2 लिखना है. ठीक है, तो आपके पास वैल्यू है क्या, वैल्यू है mz² E4/8ε0 n, ये इसको मैं किसी और कलर से लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे, n2 का स्क्वायर है. ठीक है, n2 का क्या है, स्क्वायर है.
ओके, n2 स्क्वायर और फिर है पीछे आपके पास h स्क्वायर। ठीक, ये किस चीज़ की वैल्यू आ गई आपके पास, E2 की वैल्यू आ गई। माइनस E1 की जगह आप क्या करेंगे, बाकी सारी वैल्यू आपके पास यही रहेगी, जो आपके पास ये वाली वैल्यू है, सब वैल्यू यही रहेगी। बस E1 की जगह आपने क्या करना है, मैं नीचे लिख देती हूँ क्योंकि आगे जगह नहीं रही है, मैं यहाँ लिख रही हूँ E1 की वैल्यू। E1 की वैल्यू सेम रहेगी माइनस m। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक और पॉइंट भी याद रखने का है। पॉइंट क्या याद रखने का है, एक फार्मूला का माइनस है और एक इस वैल्यू का अपना माइनस है। ठीक है, my god, I deleted it, let me write it again. Delta E is equals to E2 minus E1 and we have written it like m z square E4 upon 8 epsilon naught n 2 square and h square. Minus is the of formula and for E1 again minus and the value will be same and I am just writing here about सब कुछ सेम रहेगा, m सब सिवाय यहाँ आप नीचे n1 स्क्वायर कर दोगे, सिर्फ ये डिफरेंस होगा। मैंने लिखा नहीं है क्योंकि जगह नहीं है। तो फिर आगे क्या करेंगे, आगे क्या होगा आपके पास, माइनस माइनस इधर आप कर दोगे प्लस, और ये वाली वैल्यू इधर माइनस लगाया नहीं, इधर माइनस, इधर भी माइनस आएगा क्योंकि E2 की वैल्यू भी तो माइनस के साथ है। तो यहाँ आपके पास माइनस की वैल्यू के साथ इधर आ जाएगा m z स्क्वायर E4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट n 2 स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, और प्लस इसका करने के बाद आपके पास ये वाली वैल्यू बनेगी m z स्क्वायर E4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट n 1 स्क्वायर और h स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक ये वाला स्टेप मिसिंग है। बुक खोलेंगे, मैं आपको पिक्चर भी भेज दूँगी, बुक में भी इसी तरह से बताया हुआ है, और नहीं भी बताया हुआ तो बुक में खुद लिख लीजिएगा इन सारे स्टेप्स को। अब क्या करना है आगे, देखिए यहाँ आपके पास माइनस साइन पहले दे रहे हैं और पॉजिटिव साइन बाद में आ रहा है, तो हम इसको जस्ट टू मेक इट सिंपल, हम सिंपल बनाने के लिए क्या करेंगे कि इस पॉजिटिव चीज़ को पहले लिख देंगे और माइनस वाली चीज़ को बाद में लिख देंगे। तो अगर पॉजिटिव चीज़ को पहले लिखोगे तो मतलब 1 वाली वैल्यू को आपने पहले लिखना है और 2 वाली वैल्यू को आपने बाद में लिखना है, बस ये डिफरेंस है। तो यहाँ जो हमारे पास इधर आ रहा है ना, ये जो चीज़ आ रही है, ये यहाँ इस वाले स्टेप से स्टार्ट हुआ है, कॉमन लिया है और 1 वाली चीज़ को पहले लिख दिया और 2 वाली चीज़ को बाद में लिख दिया है। ठीक है, अब ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि Z सपोज करें फॉर हाइड्रोजन एटम Z इज इक्वल्स टू 1, तो आपके पास Z किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। वैल्यू बनेगी Me4 अपॉन 8 एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर इज अपॉन 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर। द वैल्यू वी हैव प्रूवन कि ये इसके बराबर होती है जनाब 2.178 इंटू एक्स, पीछे हमने प्रूफ किया है। तो अगर मैं इस वैल्यू की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दूँ तो आई कैन पुट इट, और ये हो जाएगा। सिंपल बनाना है मुझे इस वैल्यू को क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज़ हैं तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो हम लोगों ने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, एंड 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। इसके बाद क्या आएगा, इसके यहाँ आपके पास डेल्टा ई का काम जो हम लोगों ने डिफरेंस निकालना था, जो हमने यहाँ पर डिफरेंस कैलकुलेट किया है वो हमारे पास आ गया है। अब आगे क्या है, दूसरी डेरिवेशन आ रही है जो कि बहुत आसान सी है। वो किस चीज़ की है, वो फ्रीक्वेंसी की है। हमने कहना है फ्रीक्वेंसी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी होती है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हमने आगे पढ़नी है। उसके अंदर सिंपल ये कहते हैं कि एनर्जी जो है ना वो इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स रिलीज़ होती है। तो वो आपके पास एनर्जी किसके बराबर है, इसके बराबर होती है, एच प्लैंक्स। चले मैं यहाँ बता देती हूँ, ये इस तरह से लिखते हैं, एनर्जी जो है वो पैकेट्स की फॉर्म में रिलीज़ होती है और वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी। और इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं, इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको एच न्यू के बराबर लिखते हैं, ये वहाँ से आया। ठीक है, अब डेल्टा ई हमें निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी, हमें इस चीज़ को कैलकुलेट करना है और हमें पता है कि डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है। और पीछे हमने एक वैल्यू प्रूफ की है जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि आपके पास डेल्टा ई इस चीज़ के बराबर है। ठीक है, अब क्या है, हम क्या कह सकते हैं, अगर मैं एक बात कहूँ
कि डेल्टा ई आपका एच न्यू के बराबर है, तो मैं इस डेल्टा ई की जगह अगर एच न्यू पुट कर दूँ तो वो भी सही है। एच न्यू बराबर हो जाएगा 2.178 एक्सपोनेंशियल -18 इंटू 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर। तो यहाँ पर सिंपल यही हो रहा है, ठीक है। हमने सिंपल वैल्यू पुट की है एच न्यू की। इसके बाद क्या है, हमें चाहिए क्या, फ्रिक्वेंसी। सिंपल एक काम कीजिए, इस एच को उठाकर आप लोग इस साइड लेके आ जाएँ, ठीक है। यहाँ आपके पास एच ऑलरेडी एक स्क्वायर था, तो अब आपके पास एक एच और आ गया, तो एच स्क्वायर आपका जो है वो एच क्यूब के बराबर हो गया है, ठीक है। सो ये आपने इसको me4/8 एप्सिलॉन स्क्वायर इंटू एच क्यूब इज़ इक्वल्स टू 1/n1 स्क्वायर, जो आपके पास पीछे फार्मूला था वो फार्मूला वैसे का वैसे रहा। सिंपल इसके अंदर ये किया है कि डेल्टा ई को बराबर किया एच न्यू के, और न्यू को अलग करने के लिए इसको हम एच को इस साइड लेके आ गए हैं। यहाँ वैल्यू पुट की हुई है, वैल्यू की जगह इन्होंने ये वाली वैल्यू आई कैसे है वो वैल्यू पुट की है, और वो वैल्यू ये इसके बराबर होती है me4/8 एप्सिलॉन स्क्वायर एच स्क्वायर, फाइन। और यहाँ से हम एच को उठा के लेके आएंगे तो वो एच क्यूब के बराबर हो गया। उसके बाद आ जाए लास्ट पार्ट पे, इट इज़ अ डेरिवेशन ऑफ वेव नंबर एंड व्हाट वेव नंबर इज़। वेव नंबर रिलेशनशिप बिटवीन, ये आगे वेव नंबर हमने प्लैंक्स में ही पढ़ना है, मैं वहीं पे बता दूंगी। यहाँ पर आपके पास रिलेशनशिप बिटवीन फ्रिक्वेंसी एंड वेव नंबर आपके पास क्या है, ये होता है फ्रिक्वेंसी बराबर होती है वेव नंबर, इस बार को कहते हैं। ये देखें यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये जो बार है ना इसके ऊपर फ्रिक्वेंसी के ऊपर, वो वेव नंबर के बराबर होता है। सॉरी, ये स्पीड ऑफ लाइट और वेव नंबर के प्रोडक्ट होती है ये। अगर मैं अब यहाँ पर एक काम करूँ, क्योंकि मेरे पास फार्मूला ये है, पीछे मैंने प्रूफ किया है, इसी फार्मूला के अंदर अगर मैं इसकी जगह ये फार्मूला पुट कर दूं जो कि वेव नंबर के बारे में है, तो आ सकता है ऑब्वियसली। और जब ये वैल्यू आएगी आपके पास, तो इस C को उठा के मैं इस साइड ले आऊँगी तो आपका वेव नंबर की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। और एक और बात, यहाँ पर आपके पास जब आप इन सारी वैल्यूज़ को, जो कि कांस्टेंट है, दिस इज C इज़ स्पीड ऑफ लाइट, H इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट, परमिटिविटी कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब हम इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे तो ये आती है इतनी, इसके बराबर। और इसको हम कहते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 1.90678 इंटू 10⁻7 मीटर्स, और ये वेव नंबर के लिए है, तो ये वाली वैल्यू आपके पास इसके बराबर आएगी। तो आप इसकी जगह, इस पूरी वैल्यू की जगह R भी लिख सकते हैं, और R आपका बराबर होगा 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस, एंड देन इट इज़ इक्वल्स टू दिस। सो दीज आर 3 डेरिवेशंस। टोटल हमारे पास 4 डेरिवेशंस होती हैं। एक रेडियस की जो हमने कल पढ़ी, एक एनर्जी की जो हमने ये देखी है, फिर एनर्जी का डिफरेंस था आपके पास, और फिर आपने फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर की डेरिवेशंस हैं। ये आपको इस तरह से तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं करेंगे। आई विल सजेस्ट कि प्रैक्टिस कीजिए, एंड जहाँ जो स्टेप समझ में नहीं आ रहा, डू आस्क फॉर इट, क्योंकि आपको ज़ाहिर है कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा, और वो तभी समझ में आएगा जब आप खुद से करेंगे। एक दफ़ा ओपन बुक करें और एक दफ़ा ख़ुद से ज़ुबानी करने की कोशिश करें, और एक दफ़ा नहीं करें, इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को इंशाल्लाह याद हो जाएगी। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।